नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी कर्नाटका गए। कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो खींचतान है उसको सुलझाने की कोशिश की। खबर आ रही है कि राहुल ने आगे का प्लान उन दोनों को बता दिया है कि क्या करना है। लेकिन खबर इसके बाद राजनीतिक दांव पेच और राजनीतिक उठापटक, इस सब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस स्कूल में चलते हैं जिस स्कूल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रात गुजारी थी। फिर तमिलनाडु के उसी स्कूल में मंच पर राहुल गांधी खड़े थे और सामने कोई राजनैतिक रैली नहीं थी। सैकड़ों की संख्या में जेनजी, छात्र, नौजवान और उनके सामने राहुल। जेनजी, ये जेन जी कुल मिला के 4 अक्षर हैं, लेकिन ये 4 अक्षर सुन करके हमारे साहब को चारों दिशाओं में तनाव ही तनाव नजर आने लगता है। चारों तरफ वो भयग्रस्त हो जाते हैं, चारों तरफ से भयग्रस्त हो जाते हैं। जेनजी के सामने सवाल जवाब का बाकायदे सेशन हुआ। वन वे ट्रैफिक सबसे बड़ी बात है जिसके लिए तारीफ हम करते हैं। वन वे ट्रैफिक नहीं है राहुल के साथ। चलो 10 मिनट का स्पीच दे लिए, उसके बाद अगर शेड्यूल में है या नहीं है, राहुल एक सवाल जवाब का सेशन जरूर करते हैं कहीं पर भी हो। तो फिर जेनजी के साथ सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ और सवाल जवाब के सेशन में मोदी का पूरा सच जेनजी के सामने रख दिया। और सिर्फ मोदी नहीं, आगे बढ़े ज्ञानेश कुमार का भी काला चिट्ठा खोल के रख दिया वहां पर। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान खतरे में कैसे है, ये बात वाकई अगर आज समझाने की जरूरत किसी को है तो जेनजी को है। क्योंकि आने वाला कल उनका है, आने वाला कल इनका नहीं है। जो है सड़कों पर बवाल काट रहे हैं, गदर काट रहे हैं, इनका नहीं है। इनका तो इन्होंने अपना आने वाला कल भी जो है उस पर भी कालिख पोत दी है। लेकिन जिन बच्चों का आने वाला कल सुनहरा हो, ये सोचते हैं वो बच्चे या जो भी उनके भविष्य के बारे में सोचने वाले और लोग हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये जानना कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। भाऊ को लाइए जरा, क्लिप्स में कई सारी सुनवाऊंगा। स्वागत है भाऊ। और तमिलनाडु में ये कार्यक्रम था तो अंग्रेजी में है मैक्सिमम, लेकिन अंग्रेजी ऐसी नहीं है, अंग्रेजी जैसे हम लोग थोड़ा बोलने में भले कठिनाई हो, लेकिन अंग्रेजी ऐसी है कि शब्द, एक एक शब्द आप समझ पाएंगे और बाकी चर्चा में हम भी समझने और समझाने की कड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करिए, क्योंकि क्लिप्स कई सारी हैं। भैया शुरू करिए, पहले हेडलाइन जरा एक हेडलाइन दिखा दीजिए। हेडलाइन, ये हेडलाइन भी गोदी मीडिया का है, लेकिन क्या करें, लिखना पड़ जाता है। देश का संविधान और संस्थाएं खतरे में, जेनजी के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। अब शुरू करिए, पहला प्ले करिए। बहुत सारी हैं, अब कुछ मैं नहीं बोलूंगा, पहला प्ले करिए फटाफट। See, my question to you is, AI and robotics are changing the future of work. So what changes you would like to say about India's educational system? Well, you need to change more than just the education system. Okay, you need to change the way we think about production. We need to change the focus that we have, I believe, and focus much more on production and on manufacturing. Okay, we've done pretty well in the IT space. You must have heard all the success that we've had in software engineering, Infosys. But this industry is now going to run into trouble. The reason it's going to run into trouble is, as you mentioned, AI, right? And so we have to certainly ensure that we do not lose out in the services sector where we're doing decent,
but we have to now start building a manufacturing sector. What has happened today is that the Chinese have dominated manufacturing. Pretty much anything that we use, this microphone, that camera, these things are all made in China. Yes, sir. And we want them to be made in India. To do that, we have to change the mindset. We have to respect the people who do work with their hands. We have to respect our artisans. We have to respect our small and medium businesses. We have to respect people who work in the fields. And so that's a cultural change. Yes, sir. Yeah. Thank Yeah. you, sir. Thank चलिए नेक्स्ट काफी सारी है, तो दो तीन के बाद हम जरा भाव से समझेंगे भी. चलिए. Wanted to ask you that what steps do you take to provide equal opportunities to all students with beside their background? You mean in education? No, everything. Everything. Well, first of all, you need to have a good education system. And I believe that education should not be extremely expensive. Education should not be privatized. There can be private schools and colleges, but there is a role for good quality government education. And for that, the government has to put money into the budget for education. So that's the first thing. Second thing is, you have to have an atmosphere where you are creating jobs. Not just jobs in the service industry, in the IT industry, but jobs in manufacturing, small and medium industries, so that they can sort of help in the development of the country, and young boys and girls can get jobs in the country, because without a job you cannot provide opportunity. So that is what I would do. Thank you, sir. चलिए एक और. My question is that, can you share your unforgettable memory from your school days? Unforgettable memory from my school days. I was very naughty in school. I used to always get up to some mischief or the other. Unforgettable memory. Well, I was in a boarding school. I was put in a boarding school, and I was actually quite happy in the school. But I had convinced my parents that I was very unhappy because I wanted them to keep coming. So my parents would keep coming to see me, and they thought I was very unhappy and I was not happy in the school, but actually I was quite happy. So that was one memory. We were just talking about chemistry. I had a very good chemistry teacher who taught me a lot about chemistry, taught me a lot about how to prepare for exams, how to think about exams. So I was very fond of her as well. चलिए एक और. And my question is, so in a country that is still learning how to treat women with great dignity, I have something personal for you. So, who taught you the most about treating women? Your family, your school, or your life experience? No, everybody. I mean, of course, I grew up in a family where my grandmother was the boss. So, in my family, when I was small, my grandmother was the head of the family. So I learned a lot from her, and then from my mother and my sister. But in general, in life, I've seen that women are extremely capable, often more sensitive, more capable than men, have a longer term vision than men. And I think it is very important that they have a large role to play in our country, in our businesses, in our defense forces, in our bureaucracy. चलिए
ये अभी झलक थी चारों, अभी मुख्य बचा हुआ है जो मैंने कहा था, ये संविधान, लोकतंत्र, ज्ञानेश सब। लेकिन अभी ये हिस्सा, ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, एक-एक बच्चे अपने मन का सवाल, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है बाबू, कोई टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं कि एकदम स्पॉन्टेनियस। जो पहला हाँ। सवाल था रोबोटिक्स पे और एआई पे, उस पे हाँ। राहुल गांधी भी सोचने लगे, उनको हाँ। भी इमीडिएटली नहीं दिया, उन्होंने नौटंकी नहीं की हुँ। कि 2+3 3+4 ऑक्सीजन सेपरेट वाटर दिस साइड दैट साइड, उल्टा मटका गैस फिर लाइट डाली ना। उन्होंने उसने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि यस। और उन्होंने एक बात कही कि हमने आईटी में बहुत अच्छा किया, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एआई आया है अभी, हमारा वो सेक्टर को ग्रहण लग सकता है, हुँ। इसलिए हमें अब प्रोडक्शन में काम करना होगा। ये सारी चाइना, मेड इन चाइना है, ये मेड इन इंडिया में होनी चाहिए चीजें। मात्र आत्मनिर्भर बोलने से नहीं होता भाई, ये अर्थात के धरातल पे कुछ करना होगा। या एमएसएमई में मार रहे हो, सारे उद्योग एक उद्योगपति के गले में डाल रहे हो, और फिर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो। इधर का इंजन, उधर का भानुमति का कुंभा रोड़ा और बोले तेजस तेजस तेजस। पूरा भारतीय चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्रीज को, खासकर एमएसएमईज को, उन्हें एक बात कही कि हमारे वर्कर्स को इज्जत देना सीखो, हुँ। उनको गुलाम मत समझो। प्रैक्टिकल बात है, अप्रोच है। हो सकता है कुछ लोगों के गले नहीं उतरे, कुछ लोगों को लगा कि मोदी जी ने ऐसा रोबोट पे हाथ लग दिया तो रोबोट उड़ने लगेगा। भैया यहाँ देखिए, एक देखिए, आप बेसिक डिफरेंस देखिए आशीष जी। हुँ। जहां जेन जी का जो टेंशन है वो एआई को लेके है, आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस को लेके है, रोबोटिक्स को लेके है, और हमारा ये जो कुपड़ है, ये कहते हैं हनुमान जी हमारे सारे गेम चलाएंगे। हुँ। हुँ। कितना बड़ा डिफरेंस है। हुँ। तो इसीलिए जेन जी से डरते हैं, क्योंकि यहाँ हाँ। पे होता तो ये अभी तक पू पापा करने लगते। एक तो सवाल ही नहीं समझता, कान में कोई बार गुजराती में बोलना पड़ता, सू सर तुम्हें नहीं समझे। नहीं, ये तो परीक्षा में चर्चा भी करते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर पर। बताइए, टेलीप्रॉम्प्टर पर परीक्षा में चर्चा, स्टूडियो में परीक्षा पर चर्चा, पूरे चारों तरफ सेटअप लगा करके परीक्षा में चर्चा, वो क्या परीक्षा में चर्चा करेगा? देखिए, क्या बच्चे भी चित्र देख करके, टेलीप्रॉम्प्टर देख करके सवाल जवाब लिखेंगे? दूसरा सवाल आशीष जी, हुँ। वो भी सवाल जेन जी का सवाल है हुँ। कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सब किसी को मिलेगी इन स्पाइट ऑफ हिज बैकग्राउंड। हुँ। गरीब घर का, रईस घर का, सवर्ण, पिछड़ा, आदिवासी, कोई भी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसा मिलेगा? क्या जवाब है इसका? इसका एक ही जवाब है, शिक्षा। हुँ। आम आदमी को, सामान्य इंसान को शिक्षा मिलनी चाहिए। सो द एजुकेशन हैज टू बी चीपर। द गवर्नमेंट स्कूल का अपग्रेडेशन होना चाहिए, हुँ। प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का नहीं होना चाहिए। जिसके पास 2 लाख रुपए है वो बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चा डालेगा, और जिसके पास पैसा नहीं वो टाट पट्टी पे बैठेगा। हुँ। टाट पट्टी पे भी स्कूल इतने बड़े बनाओ, वहां से निकलने वाले बच्चे उनसे कंपेट करें। उन्हें कहा कि बजट में एजुकेशन पे कितना फंड करते हो? मुझे बजट में एलोकेशन चाहिए। या तो मास्टरों के काम सुबह से शाम तक सरकारी योजनाओं का काम करना है, सुबह से शाम तक सरकारी योजनाओं के पीछे दौड़ना है, हुँ। कभी फॉर्म भरना है, कभी सरकार की ये योजना करना है, कभी प्रधानमंत्री के भाषण सुनने जबरिया जाना है, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे एक्टिविटी शुरू करना है। शिक्षक पढ़ाएगा कब? कब पढ़ाएगा शिक्षक? ये आज के जेन जी का सबसे बड़ा सवाल है। आज ये मेरे बेटे का सवाल है, ये आपके बेटे का सवाल है आशीष जी, कि उसको वो और मुझे क्यों नहीं? क्या जवाब है हमारे पास? एक स्कूल है आशीष जी, हुँ। काशी में, मैं बनारस से आया हूं हुँ। हुँ। कल ही,
एक काशी में स्कूल है और अच्छा खासा चल रहा था, पिछले 50 साल का स्कूल है वो, गवर्नमेंट फंडेड है। हम्म, वहां अब वो स्कूल बंद होने के कगार पे है। क्यों? कि वहां शिक्षक रिटायर्ड हो गए, नए शिक्षक की भर्ती होने नहीं दे रही सरकार, एक शिक्षक बचा है। वो लोग गुहार लगा लगा के गए हैं, कोर्ट ने आदेश दिए, फिर भी नहीं हो रहा है। मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस स्कूल का भाई? जब मुझे किसी ने कुछ सच सुनाया, बोले उस स्कूल के मैनेजमेंट के जो चेयरमैन है वो यादव है। हम्म, वाह, यादव होना ये पाप है आज उत्तर प्रदेश में। और ये मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को फ्री करने जाए जो यादव कुल के हैं, और इन यादवों के साथ, अरे आप स्कूल का मैनेजमेंट यादव चला रहा होगा, बच्चे तो वहां बनारस के पढ़ रहे हैं। वो कौन से यादव के बच्चों को पढ़ा रहा है? ये मतलब इससे ज्यादा ये तो घटिया इस ये मैं आपको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैंने कहा कि मुझे सारे डिटेल्स भेजो, मुझे इस पे हाँ। स्टोरी करनी है। हाँ हाँ, ये सब आएगा, ये तो मतलब मैंने बोला, मैंने ऐसी मेरा नंबर दिया, मैंने बोला मुझे स्टोरीज भेजो, मुझे फोटोग्राफ भेजो स्कूल के। ये अति हो गई, क्योंकि मैनेजमेंट का चेयरमैन यादव है इसलिए नहीं होगा जी ये स्कूल। इसको फंड, इसको बंद करो स्कूल को। कैसा करो? इनके टीचर ही भर्ती मत होने दो, तो बच्चे बंद हो जाएंगे। तो जब वो भी टीचर जो है वो भी रिटायर्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? स्कूल बंद ही होगा। हाँ, हाँ, अब मुझे बताइए, ये जेनजी की टेंशन है। जेनजी की टेंशन मथुरा का मंदिर फ्री करना, या वो वो जो बोल रहा था ना, मैं गाय गो हत्या बंद करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, वो जेनजी का इशू ही नहीं है। वो अपने भविष्य को देख रहे हैं। तीसरा सवाल बहुत मजेशीर था कि आप स्कूल में हैं, तो ये तो नहीं, खैर तीसरा सवाल तो डिजेंडर पे था। उन्हें जी। कहा कि भाई अरे मैं क्या बताऊं, मेरे परिवार में जब मैंने होश संभाला तो हमारी घर की बॉस हमारी दादी थी, इंदिरा जी। उसके बाद मैंने सीखा तो मेरे माँ से, मेरे बहन से। महिलाओं को मैं पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली मानता हूं, और यदि इस देश का भविष्य सुधारना होगा तो महिलाओं की भागीदारी आपको हर फील्ड में चाहिए। मात्र 33% का बिल पास करवा के और 50,000 10,000 रुपए उनके अकाउंट में दे के और लाडली बहना को 1,500 रुपए दे के नहीं चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी अभी तक बीजेपी में? अरे यहाँ तो कांग्रेस को छोड़िए, ये 33% कहते हैं, इन्होंने 33% कभी दिया भी है? 33% क्या है उस पर तो छोड़िए भाऊ, वो तो अलग विषय हो जाएगा। वो पता है 33% मतलब महिला का देना है तो फलाने नेता की पत्नी को दे दो, उसकी पत्नी को दे बेटी, दो, और वो घर में बैठेगी पत्नी जीत करके, और पति विधायक पति प्रधान पति, और जिस देश में विधायक पति अरे प्रधान बाबा, पति गाड़ी लिखा पे जाए लिखा वहां रहता, सबसे बड़ा अपमान है महिलाओं। कार पे लिखा हुआ था सरपंच पति। हाँ, वही मैंने बोला ये कौन सरपंच सी पति पोस्ट है? बोले नहीं, वो महिला के लिए सुरक्षित थी तो उनकी पत्नी सरपंच बनी है, तो अब ये सरपंच पति है। अरे गाँव बड़े प्राउड से आप जाओगे जब ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां बड़े प्राउड से होता है। जैसे जो सचिव हैं, ये सब जो छोटे गांव लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, वो सब बताते हैं प्रधानपति आने वाले हैं अभी, प्रधानपति सरपंच पति, ये बड़े प्राउड से। तो ये महिलाओं का अपमान है। चलिए जरा अगला क्लिप लाइए, अगले क्लिप लाइए। एक सवाल पे थोड़ा सा मुझे, क्योंकि यहाँ अंधभक्त भी बहुत अपने यहाँ देखते हैं, उनको भी जरा हाँ, बताऊं मैं थोड़ा सा। उनको उनको पढ़ाना भी पड़ता है, प्रॉब्लम है ना, कुपड़ है सबके। हाँ, उन्होंने अपने स्कूल की मेमोरीज के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश था बोर्डिंग स्कूल में, लेकिन घर पे बार बार लिखता था कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप बार बार मुझे मिलने आए, बार बार, हाँ, ताकि मैं उनको, तो वो मुझे मेमोरी है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक मेमोरी और जबरदस्त है, मेरी केमिस्ट्री की टीचर बहुत बढ़िया थी, हम्म, जितनी सरलता से पढ़ाती थी, हम्म, वो मुझे बहुत स्ट्रांग मेमोरी में है। अब कल लोग ये नहीं समझे कि अखिलेश की, जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, तो अखिलेश हैज अ वेरी गुड केमिस्ट्री विथ
Rahul Gandhi. Rahul Gandhi has a good chemistry with Uddhav. Rahul Gandhi has a good chemistry with Tejasvi. Gandhi has a good chemistry with Stalin. ये जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो कल ये मत कहना कि इनकी केमिस्ट्री की टीचर अच्छी थी इसलिए हुआ। वो केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री अलग है, ये अंध भक्तों को बताना चाहता हूं मैं। वो केमिस्ट्री अलग है, रसायन शास्त्र है, और जो ये अंग्रेजी में मुहावरा है केमिस्ट्री का, वो एक इंसान के अच्छे होने की वजह से होता है। वो केमिस्ट्री आपसी कोऑर्डिनेशन कितना बेहतर है, समन्वय कितना बेहतर है, उस पे है। चलिए अगली क्लिप लाइए। So my question is, some of us are still facing racism and discrimination based on their gender, color, and sometimes on their religion and caste. So I would like to ask Have you ever faced it? Yes, sir. Yeah. Yes, Wow. Give me the example. Tell me Sir. when it happened, how it happened, what happened. Sir, based... Unless, are you comfortable saying? Yes, yes, Yeah. of course. Sir, like based on our class, in our class, we sometimes get shamed on our body shaming sometimes. So, like, I would like to ask how you would react to that. To that. Yes, sir. Look, if somebody is behaving in an ignorant way, if somebody does not respect other people, that is not a limitation of yours. That is a limitation of the person who is doing it. I get attacked quite a lot. You must have seen my opponents attack me. I don't take what they say seriously. They say they have a particular anger, they have particular frustration, so they're taking out their frustration. In the same way, when somebody attacks you, maybe body shames you, he's taking out his frustrations. It's nothing to do with you. He's not happy with his situation. He's uncomfortable, so he's got to find somebody to disturb. So I don't take it seriously. I said in my speech, India is many different religions, many different cultures, many different languages. I asked the girls today. They learn Tamil, they learn English, they learn Hindi, they learn Malayalam. So we have multiple different languages, different religions, different ideas, and we should respect all of them. You're perfectly in your rights to choose a language, to choose a religion. You're not in your rights to threaten someone because you don't like the language they speak, or attack someone because you don't like their religion or you don't like where they come from. So that, I think if you are gentle, kind, humble, none of these problems exist. Lovely to meet you. ये सबसे बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण जवाब, अपना बहुत एग्जाम्पल बढ़िया दिया। जवाब दे, बहुत बढ़िया अपना जवाब दिया उन्होंने। उसने कहा कि सर बॉडी शेमिंग होती है, बोले तुम्हारे साथ हुई, लेकिन एक बात और देखिए, ये होता है जेंटलमैन होना। तुरंत कह दिया उन्होंने, इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली टेल। ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोला तो तुमको बोलना पड़ेगा कि सब मेरी बेइज्जती हुई। बोले, उसने बोला नहीं, वो कई बार मेरे को देख के होता है, हो सकता है वो लड़का स्लिम था, या तमिलनाडु में तो सबका कलर एक वही कलर होता है। हम तमिलनाडु में जाएंगे तो लोग गोरे समझते हैं हमको, छोड़ दीजिए उस बात को। तो वो कोई बॉडी शेमिंग होता नहीं तमिलनाडु, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होता। उन्होंने कहा कि निग्लेक्ट करो, तुम जो हो अपनी जगह पे अपने अधिकारों के साथ हो। तुम्हें अधिकार खाने का, तुम्हें अधिकार बोलने का, भाषा का, धर्म का, ये सारे अधिकार तुम्हें संविधान ने दिए हैं। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, कितनी भाषाएं हैं, कितनी रिलीजन्स है, कितना पहनाव है, कितना खान पान है। आपको जो मन में आया वो करो, और ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करो। मुझे देखिए, आए दिन मुझ पे अटैक होता है, मैं केयर ही नहीं करता, मैं तवज्जो ही नहीं देता। कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, पप्पू, तो कौन से शब्द बोले जाते हैं, क्या देना इनको जवाब। उनका फ्रस्ट्रेशन है, बिल्कुल। इनको निग्लेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी एक अच्छे इंसान को
दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे की भाषा का आदर करना चाहिए, दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। आदर करना सीखो और निग्लेक्ट करना सीखो, तो ये इश्यू ही खत्म हो जाएगा। चलिए अगली क्लिप फटाफट। Of your recent posts, you have mentioned that the youth of the country, the students and the Gen Z will protect our country, will safeguard all the countries and will also safeguard the people. So what abilities or what plans we can do to really fulfill that roles in the future? One of the things that I have been talking about Yes. is the attack on our democratic foundations. Yes. India is a democratic country, Yes, sir. but today our democratic system is under attack. Democracy is voice. So democracy is the idea that you should have a voice, I should have a voice, all these people should have a voice, all those children in front of us should have a voice. So democracy is what gives India its voice. Yes. And I've been saying that our democratic structure is under attack, and so our voice, the voice of our people, is under attack. And it is under attack by those in government, by the people who are actually running the government. They are attacking our election commission, they are attacking our different institutions, they are threatening people who don't agree with their ideology. So for that we need young people like you, who are brave, Yes. who are confident, and who are not scared of asking questions. Yes. Yeah? Yeah. Lovely to meet you. Thank you, sir. Thank you. बहुत बढ़िया जवाब। उसने कहा कि आप कहते हैं कि हमारे हाथ में भविष्य है देश का, आप कहते हैं कि हम ही जेन जी जो है वही आने वाला समय वही तय करेगा, वही देश को बचाएगा। तो आप हमको बता दीजिए कि हम कैसा बचाएं इस देश को। तब राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारा देश डेमोक्रेटिक है, बोलने की आजादी है, सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए, जो अधिकार दिए है संविधान ने उसके अधिकार होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है? आवाज, हर जन जन की आवाज, यही लोकतंत्र है। लेकिन जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, वो इसको दबाना चाहते हैं, वो डराते हैं। जो हमारी संस्था है उनके ऊपर अटैक किया है, उन्होंने कब्जा कर लिया है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, बाकी इंस्टीट्यूट्स हो गए। आप यदि उनकी विचारधारा से काम नहीं करोगे तो वो आपको डराते हैं। उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, और वो तुम्हारे जैसे ब्रेव बच्चे ही कर सकते हैं। अब इस बात पे राहुल गांधी पे कहीं राष्ट्रद्रोह का केस नहीं लगा दिए कि बच्चों को उस्काया। हाँ, कुछ भी कर बच्चों सकते की हैं, नहीं कुछ भी कहा कर कि सकते चलो, हैं। हाँ, मोदी आसाम के किसी जिले में हाँ, मुकदमा तो राहुल गांधी पे करना सबसे वो है। राहुल जी। गांधी इनके मोदी जी के हिसाब से चले ना, कि बच्चों को कहें आप लोग चलो परीक्षा की तैयारी छोड़ो, चलो हमारे साथ, हर हर मोदी घर घर मोदी बोलो। अगली क्लिप लाइए भैया, अगली क्लिप लाइए, वक्त हो गया, फटाफट सुना दीजिए। The most important thing, if you ask me, in my now 20 years of political experience, I asked them, the girls, what do you want to do? And they said, we want to be doctors, we want to be pilots in the Air Force, but nobody said politician. And my friend here, Rajaji, commented that nobody wants to be a politician. In my 20 years, I have concluded that the most important value for a politician, for a student, for a teacher is humility, which also you mentioned in your speech.
Humility is the answer to understanding. Humility is the answer to respecting people. Humility is the answer to building a great nation. So I would advise all the children here that be humble, do what you want, excel in whatever you want to excel in. Hold your ground. Do not be pushed around. Do not be frightened. But most important, retain and develop your humility. Thank you very much. एक क्लिप और है, वो भी सुना दीजिए, फिर फाइनल एक कमेंट लेंगे. Just before I came here, I had a chat with some of your students. 10 young ladies from 7th grade had a chat with me, and I asked them a few questions. And I asked them, tell me, who's the best teacher? I asked one of the girls. I said, tell me, who's the best teacher who teaches you? And she said, I'm sure she's here. And she said, Alice ma'am. So I'd like to see where Alice ma'am is. Can I see, is Alice ma'am here? No? There's Alice ma'am. So I asked them, I said, why is Alice ma'am a good teacher? Why do you consider her such a good teacher? And they immediately answered with a few things. They said, she listens to us. She treats us with love and affection. She's kind to us. And she makes us have fun while we study. Now, I was talking about information, I was talking about knowledge, I was talking about wisdom. But if you want to teach somebody, or if you want to learn, you need an atmosphere like the one Alice ma'am has created. An atmosphere of love and affection, of respect, an atmosphere where people are talking to each other and listening to each other and being kind to each other. And that is exactly my fight. I also want to help develop an India where people are kind to each other, where people listen to each other, respect each other's traditions, respect each other's languages, respect each other's religions, are kind to each other. ये सबसे महत्वपूर्ण दो, ये बहुत दोनों बढ़िया. सबसे दोनों सवाल बिल्कुल माइंड बॉगलिंग थे. उन्होंने जब मतलब इस बात की बात की कि मैंने क्या कहा, वो इनडायरेक्टली मतलब बोला नहीं, लेकिन वो समझने वालों के लिए इशारा काफी था कि एक नैन्सी मैम क्यों अच्छी है, क्योंकि वो सवाल पूछने देती है, वो प्यार से बात करती है, वो हमको अकोमोडेट करती है, वो हमारे मन को मारती नहीं है, हंसते खेलते पढ़ाती है. सरकार क्या होती है आशीष? सरकार अभिभावक होती है. क्या करती है सरकार? जनता की सवाल सुनती है, जनता की मनीषा क्या है वो सुनती है, जनता के सपनों को साकार करने का प्रयास करती है, जनता को ये विश्वास दिलाती है कि वो निष्प्रुप मतलब बिना किसी डर के निडर होकर अपने सरकार से वार्ता करे, अपनी बात रखे. यही तो है, इसी को तो गुड गवर्नेंस कहते हैं. लव हो, अफेक्शन हो, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन. आप कितने, उन्होंने कहा कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए, जमीन पे बने रहो. जमीन पे बने रहोगे तो आप भी अच्छे कहलाओगे और लोग भी अच्छे मिलेंगे. ह्यूमिलिएशन मतलब ह्यूमिलिएशन मत करो.
ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिटी के साथ रहना चाहिए और हमारी सरकार ह्यूमिलिएट ही करती है। ये फर्क है वर्तमान में। ये वही बात जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, लेट माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। जहां तुम्हारा दिमाग फ्री हो, किसी निडर तरीके से सोच रहा हो, जहां आत्मसम्मान से तुम्हारा सर ऊंचा हो, यही तो है जिंदगी। और जिंदगी क्या है? जिंदगी मर्सिडीज नहीं है, जिंदगी 16 लाख का सूट नहीं है, रेबैन का चश्मा नहीं है। जिंदगी निडरता का नाम है, जिंदगी आत्मसम्मान का नाम है। और ये तब आएगा जब आप खुद जब खुद ह्यूमिलिएशन से दूर ह्यूमिलिटी रहेंगे। होगी, जब ह्यूमिलिटी होगी, ह्यूमिलिटी दूसरे को तुम्हारी humiliate नहीं करोगे। ह्यूमिलिटी होगी, हाँ। ह्यूमिलिटी होगी, दूसरों को ह्यूमिलिएट नहीं करोगे, नीचा नहीं दिखाओगे, आदर करोगे दूसरे का, हर दूसरे की हर चीज का आदर करोगे। देश लेकिन उल्टा चल ये जो इन कुपड़ों को क्या मालूम। अब हमने बोला रविंद्रनाथ टैगोर, बोले कि कौन, ये कौन थे भैया? हमको तो गुरु गोलवर जी का की किताब मालूम है भैया, उसके सिवा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुपढ़ों को राहुल गांधी का भाषण सुनाना मतलब, वो मराठी में कहावत है, गाढवा पुढे वाचली गीता कालचा दिवस बरा होता। उन्हें सुनना ही बस नहीं वैसे ही। होता। वो तो वही कहा ना राहुल ने कि मुझे पता है ना कि कितना सुनना पड़ता है, क्या क्या। वो कुछ भी नहीं, बस देखा उनके जो आका की मंशा है वो अपने उसी हिसाब से शुरू हो गए गाली देना। बस देखे, देखते ही गाली। अगला आदमी क्या कर रहा है सुनना ही नहीं है, गाली देना शुरू। खैर, गाली देते रहिए। एक बच्चों के साथ ये संवाद है और एक संवाद होता है यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर बात है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात है, यहाँ पर आत्मसम्मान को लेकर बात है, यहाँ विनम्रता को लेकर बात है। एक तरफ बात होता है इस देश में जो साइंटिस्ट बनने वाले बच्चे हैं, और साइंटिस्ट वो मतलब वो जो है उन्होंने कहा कि एक आदमी पॉलिटिशियन बनने को तैयार नहीं है। राजनीतिज्ञों के बारे में ये लोगों के विचार है। नोबडी वांट टू बिकम अ पॉलिटिक्स इन पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ स्क्रॉन्ड्रल्स बोला जाता था। नहीं, मैं अंतर देखिए, तो इस आदमी ने बच्चों की बात सुनी और बच्चों की बात में अपनी बात रखी। एक और आदमी को आप देखते होंगे और देखिएगा, मैं मटके का गैस, मटका उल्टा रखा, गैस वहां पर देखा है। और मैंने देखा स्कूटर पर ट्यूब लेकर के बांध के जा रहा था, बहुत बड़ा सा ट्यूब था, बांध के लेकर के जा रहा था, मैंने देखा। और जिनको विज्ञान पढ़ के वैज्ञानिक बनना है वो ताली बजाते हैं। दुर्भाग्य वहां होता है, ऐसे होना चाहिए संवाद। जहां रोबोटिक्स पे बात हो रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, वहीं पर हमारे हनुमान जी सारे गेम खेल लेंगे। हाँ, वो गेम खिलवा, हनुमान जी गेम खिलवाने लगते हैं। ये बेसिक फर्क है। लेकिन ये राहुल गांधी के लिए शो नहीं लाया, मैं बता दूं। ये आप दर्शकों के सामने हमने जेन जी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके सवाल, जेन जी का सोच क्या है, जेन जी के सवाल क्या है, जेन जी की अपनी चिंताएं क्या है, ये दिखाने के लिए राहुल गांधी माध्यम थे। क्योंकि राहुल गांधी से वार्तालाप होता, यही जेन जी का वार्तालाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होता तो भी हम दिखाते। होगा, दिखाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन जेन जी से तो बुलाइए, ऐसे लोगों को मत सवाल पढ़वा के भिजवाइए उनको कि वहां जाके पूछे कि साहब आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। ना, यहाँ तो जेन जी भी आएंगे तो उनको सवाल, यहाँ सवाल पूछने का अधिकार था। तो जेन जी से अंदर की बातें निकल आई। हम जो कहते ना जेन जी, कई लोग बोलते क्या है जेन जी, ये है जेन जी। सवालों को देखो। आपको राहुल गांधी से नहीं, आपको लगता है अच्छा ये पप्पू ही लगता है राहुल गांधी, तो ठीक है, जवाबों को मत सुनो, सवालों की तरफ ध्यान दो। यही सवाल आने वाले इस
सरकार के सामने जब खड़े होंगे तो फिर मुश्किल होगी। चलिए इजाजत दीजिए, फिर वक्त ज्यादा क्लिप्स थी, वक्त ज्यादा हो गया। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।